ऑनलाइन क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण की क्लास संक्षिप्तीकरण पढ़ने वाले हैं। क्लास प्रारंभ करने से पहले सभी मित्रों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को शेयर करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। चलते हैं क्लास की ओर। संक्षिप्तीकरण। संप्रेषण आज के युग की आवश्यकता बन गया है। संप्रेषण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाएं भेजना। और संक्षेपण का मतलब होता है बात को छोटा कर लिखना। संप्रेषण और संक्षेपण में अंतर है। तो संक्षेपण आज के युग की आवश्यकता बन गया है। आज व्यक्ति का जीवन इतना व्यस्त हो गया कि कोई विस्तृत रचना पढ़ना उसे पसंद नहीं है। विस्तृत नहीं पढ़ना चाहता है वो, बल्कि संक्षिप्त में ही सब कुछ जानना चाहता है। संक्षिप्त सार रूप में जानना चाहता है। संक्षिप्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके सहारे किसी विस्तृत विवरण व वक्तव्य को संक्षिप्त में कहना, जिसमें उसके मूल भाव की रक्षा के साथ उसका क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप लगभग 1/3 भाग में होता है। अतः संक्षेपण व संक्षिप्तीकरण एक ऐसी शैली है जिसके माध्यम से किसी वक्तव्य के अभिप्राय को अनावश्यक वर्णनों एवं संदर्भों से निकालकर मूल तथ्यों का प्रभावपूर्ण संक्षिप्त आकलन होता है। मूल तथ्यों और संदर्भों का प्रवाह एवं पूर्ण संक्षिप्त आकलन होता है इसमें संक्षिप्तीकरण में। और इसके हमारे मध्यकालीन कवि बिहारी जी विशेषज्ञ थे। उन्होंने अपनी हर बात बहुत ही संक्षिप्त दोहे के माध्यम से कही और उन्हें काव्य जगत में गागर में सागर बनने वाला कवि कहा जाता है। संक्षेपण के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इससे समय की बचत होती है, श्रम की रक्षा होती है, मूल भाव तक पहुंचने में ये सहायक होता है। संक्षिप्तीकरण मूल भाव के अतिरिक्त अनावश्यक संदर्भों से पृथक रखता है। हमारी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का इसमें क्या होता है? विकास होता है। किसमें? संक्षेपण में। संक्षिप्तीकरण हेतु सामान्य निर्देश: सर्वप्रथम दिए गए विवरण एवं वक्तव्य का अध्ययन कर उसकी पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। मूल भाव को अच्छी तरह समझ लेने के बाद उस वक्तव्य में अनुभूत आवश्यक शब्दों वाक्यों को रेखांकित कर लेना चाहिए, जिनका मूल विषय वस्तु से सीधा क्या हो? संबंध हो। साथ ही इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छूट न पाए। संक्षिप्तीकरण के लिए सदैव अपनी ओर से अपनी ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात भाव उसके, भाषा अपनी। भाव उसके और भाषा किसकी? अपनी, स्वयं की। हमें उसकी विषय वस्तु के बारे में टिक्का टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं होता। उसकी विषय वस्तु के साथ कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते अपन। अतः हमें उसमें व्यक्त विचारों का खंडन करना
चाहिए और न तो व्यक्ति विचारों का खंडन करना चाहिए और न ही अपनी ओर से मौलिक या स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। संक्षिप्तीकरण को अंतिम रूप देने के पहले रेखांकित वाक्यों के आधार पर अपनी रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। संक्षिप्तीकरण अन्य पुरुष शैली में लिखा जाए, अन्य पुरुष शैली में उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष शैली में लिखा जाए। वक्तव्य के क्रिया रूपों में यथोचित परिवर्तन किया जाए। किसी भी वाक्यांश को ज्यों का त्यों नहीं लिया जाए। भावों की पुनरावृत्ति को रोका जाए। जहाँ तक संभव हो वाक्य खंडों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाए। लंबे वाक्य प्रयुक्त न किए जाए, छोटे छोटे वाक्य बनाए जाए। भाषा में अलंकारिकता एवं साहित्यता का यत्न न किया जाए या प्रयत्न नहीं किया जाए, बल्कि सरल, सुबोध व प्रभावपूर्ण भाषा हो। विचारों की क्रमबद्धता और तारतम्यता बनी रहे। प्रश्न पूछने पर ही उचित शीर्षक दिया जाए जो लघु हो, बड़ा न हो, उसकी वर्तनी क्या हो, शुद्ध हो और विषय वस्तु से उसका संबंध हो तथा सभी तथ्यों को समेटने वाला हो, ऐसा उसको शीर्षक दिया जाए। अपठित गद्यांश में भी जहाँ उसका सार एवं शीर्षक पूछा जाता है, वहीं उस गद्यांश से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सार या सारांश ही क्या है? संप्रेषण। निम्न अवतरण का संक्षिप्तीकरण कीजिए। यहाँ दे रखा है, देखिए। शरीर का खाद्य भोजनीय पदार्थ और मस्तिष्क का खाद्य साहित्य है। शरीर के लिए भोजनीय पदार्थ, खाद्य भोजनीय पदार्थ और मस्तिष्क का खाद्य क्या है? साहित्य। अतएव यदि हम अपने मस्तिष्क को निष्क्रिय और कालांतर में निर्जीव सा नहीं पर डालना चाहते हैं तो हमें साहित्य का सतत सेवन करना चाहिए, क्योंकि साहित्य ही मस्तिष्क के लिए भोजन के समान है। उसमें नवीनता तथा पौष्टिकता लाने के लिए उसका उत्पादन भी करते रहना या करते जाना चाहिए। पर याद रखिए, विकृत भोजन से जैसे शरीर क्या हो जाता है? रुग्ण हो जाता है विकृत भोजन से और बिगड़ जाता है, उसी तरह विकृत साहित्य से मस्तिष्क भी विकारग्रस्त हो जाता है। मस्तिष्क का बलवान और शक्ति संपन्न होना अच्छे साहित्य पर अवलंबित है। तो साहित्य कैसा होना चाहिए? अच्छा। संक्षिप्तीकरण। अच्छे भोजन से शरीर स्वच्छ रहता है तो बासी से बीमार। उसी प्रकार अच्छा साहित्य मानव के लिए क्या है? लाभदायक तो बुरा हानिकारक। साहित्य के महत्व को स्वीकारते हुए सदैव अच्छे साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। ये इसका क्या हो गया? संक्षिप्तीकरण। लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, दूसरा लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब वह बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, सानिध्य या उपयोग से जी नहीं बढ़ता। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले या बराबर मिलती रहे। धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है, तब प्राप्ति होने पर भी और प्राप्ति की इच्छा बराबर बनी रहती है, जिससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के आनंद में से विमुख रहता है। उसका अंतःकरण सदा अभावग्रस्त रहता है। उसके लिए जो है वह भी नहीं है। असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है। अतः जिस किसी में यह अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से उसका नाता
सब दिन के लिए क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इसका संक्षिप्तीकरण दिया है। लोभ एक असाध्य रोग है। लो लोभ एक असाध्य रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है। लोभी की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। इच्छाओं की पूर्ति के अभाव में वह सदैव क्या रहता है, दुखी ही रहता है। सुख की प्राप्ति किससे ही संभव है, केवल संतोष से संभव है। तीसरा वाक्यांश देखिए, पृथ्वी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ, यही स्वराज्य की भावना है। जब प्रत्येक व्यक्ति जिस पृथ्वी पर उसका जन्म हुआ है उसे अपनी मातृभूमि समझने लगता है, उसका मन मातृभूमि से जुड़ जाता है। मातृभूमि उसके लिए देवता हो जाती है। उसके हृदय के भाव मातृभूमि के हृदय से जा मिलते हैं। जीवन में चाहे जैसा अनुभव हो, वह मातृभूमि से द्रोह की बात नहीं सोचता। मातृभूमि के प्रति जब यह भाव दृढ़ हो जाता है, वहीं से सच्ची राष्ट्रीय एकता का क्या होता है, जन्म होता है। उस स्थिति में मातृभूमि पर बसने वाले नागरिक गण एक दूसरे से सौदा करने या शर्त तय करने की बात नहीं सोचते। मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य की बात क्या करते हैं, वो सोचते हैं। इसका संक्षिप्तीकरण दे रखा है, जब व्यक्ति अपनी मातृभूमि से माता के समान प्यार करता है, किसके समान, माता के समान, तब राष्ट्रीयता का क्या होता है, जन्म होता है। मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए वह कभी उसके प्रति कृतज्ञता का व्यवहार नहीं करता। ये अभ्यास दे रखें। इस प्रकार संक्षिप्तीकरण का जो टॉपिक है आज हिंदी व्याकरण में, वह पूरा होता है। निश्चित रूप से इस क्लास से स्कूली शिक्षा में एक प्रश्न सभी कक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे भाव विस्तार व पल्लवन।